मिडिल ईस्ट का टेम्परेचर इजराइल ईरान वॉर ने बढ़ा रखा है। इजराइल ईरान जंग तीसरे दिन भी जारी है। ईरान ने तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी तो इजराइल ने तगड़ा पलटवार किया और ईरान की गैस फील्ड साइट को भयंकर आग की साइट में तब्दील कर दिया। ये दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड साइट है। इजराइल ईरान जंग पर अमेरिका की नजर टिकी है। इसी मुद्दे पर ट्रंप से पुतिन ने बात की है तो वही पाकिस्तान की हालत बदली है। ईरान के बाद इजराइल का कोप कहीं उसके आतंकी राज पर न बरस जाए। नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। भाई साहब, 2025 क्या ही करवा के मानेगा पता नहीं। दुनिया के एक कोने में युद्ध थमता नहीं है, दूसरा कोना लहकने लगता है। आप देख ही रहे होंगे क्या चल रहा है। पहले भारत मार रहा था साए मिसाइल, अब इजराइल ने नया फ्रंट खोलकर मिसाइल मारना शुरू कर दिया है। और रूस यूक्रेन का युद्ध तो देख ही रहे हैं, हर तरफ न्यूक्लियर हो रहा है। भारत पाकिस्तान वाले युद्ध में भी कुछ एक्सपर्ट्स ने ऐसा दावा नूर खान एयरबेस को लेकर किया। रूस अलग तैयारी कर रहा है भाई, दुनिया को परमाणु हथियार दिखा रहा है। इजराइल तो गजबे सबसे आगे निकला हुआ है, खुलकर रेल दिया ईरान के न्यूक्लियर अड्डे। ऐसा दावा है कि भाई ये हुआ है। हालांकि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है भी या नहीं, इसकी कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन अमेरिका, यूरोप, इजराइल वाले दावा करते हैं कि वो छिपकर एटम बम बना रहा है। इस बार जो इजराइल का अटैक हुआ है वो ऐसे ही संभावित अड्डों पर हुआ है। लेकिन हद तो यह है कि बम तेहरान में फट रहा है और सायरन पाकिस्तान में बज रहा है। वहां कहा जा रहा है कि बच के रहो, कहीं इसी में ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 ना होने लग जाए। ऐसा हुआ तो कोई बचाने नहीं आएगा। पिछली बार ट्रंप के यहां फोन करके ये लोग बच गए थे कि भाई यार कुछ देखिए हो सके। हालांकि ट्रंप ने कुछ कहा ना कहा हो, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि भाई भारत ने कहा चलो एक चांस तो देते हैं। लेकिन इस बार तो भारत वो चांस भी नहीं देगा, कोई नहीं बचा पाएगा। खुद बिलावल भुट्टो जो न्यूक्लियर बम की धमकी देता फिर रहा था, वो कह रहा है कि इस बार ट्रंप के रोकने पर भी मोदी शायद न माने। तो आज की एक्स्ट्रा क्लास के चैप्टर में बात यही करूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में क्या क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है और क्या पाकिस्तान भारत को उकसाने की नीति पर लगातार काम कर रहा है। पूरी डिटेल दिखाऊंगा, एक एक सवाल उसका सारा जवाब। तो साहब, कहानी तो शुरू होती है यहीं से, आतंकिस्तान के उस पोल खोल से जिसका एक पार्ट तो पूरा किया देश की अलग अलग पार्टियों के डेलीगेशन में शामिल शानदार वक्ताओं ने, और दूसरा पार्ट अब शुरू होने जा रहा है पीएम मोदी के ऑपरेशन सिंदूर के असली मिशन से। 3 देशों की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं पीएम मोदी। वो साइप्रस से इस दौरे की शुरुआत करेंगे, फिर कनाडा और क्रोएशिया भी जाएंगे। साइप्रस की यात्रा क्यों अहम है, इसे समझिए जरा। साइप्रस भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर का हिस्सा है। इसमें यूएई, सऊदी अरब, इजराइल और यूरोपीय संघ के देश शामिल हैं। तुर्की और साइप्रस के बीच 1974 से विवाद चल रहा है। तुर्की ने 1974 में साइप्रस के एक भाग पर अवैध कब्जा करके नॉर्थ साइप्रस नाम दिया था। वो लगातार पाकिस्तान के साथ मिलकर नॉर्थ साइप्रस को मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने भी हाल ही में कश्मीर के मुद्दे पर नॉर्थ साइप्रस का जिक्र किया, जिससे साइप्रस सरकार नाराज है। तीसरी वजह है कश्मीर मुद्दे पर साइप्रस का भारत को साथ देना। साइप्रस ने कश्मीर मुद्दे पर हमेशा भारत का समर्थन किया है और पीओके से आने वाले आतंकवाद के खिलाफ भी यूरोपीय यूनियन में भारत के पक्ष में बात उठाने का वायदा किया है। पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि साइप्रस भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता
और न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सदस्यता के लिए खुलकर समर्थन करता आया है। ये तो बात हुई मोदी की डिप्लोमेसी और फ्रेंडली स्ट्रेटजी की, लेकिन पाकिस्तान की हवा खराब है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 वाला खौफ अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि सिर के ऊपर सायरन दूसरी तरफ से बजना शुरू हो चुका है। ये सायरन है इजराइल के अटैक वाला। कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। पाकिस्तान में यह कहावत थोड़ी बदल जाती है, इस्लामिक आतंकवादियों की दाढ़ी में तिनका। ये वो जहरीले सांप हैं जिन पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज से लेकर उसका जनरल मुल्ला मुनीर तक न्यौछावर है। पाकिस्तानी मुल्लाओं की काफिरों से नफरत वाली जहरीली तकरीरें इसने खूब उतारी हैं दिल में। याद तो होगा आपको, पहलगाम आतंकी हमले से कुछ दिन पहले ही मुल्ला मुनीर ने ये जहर एक जलसे में उगला था हिंदुओं के खिलाफ। इसी जहर का नतीजा है कि पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों की हालत बद से बदतर बना दी गई। पार्टीशन के समय जिस पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 20% थी, अब वो 1.5% के आसपास रह गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर अलबलाया सा घूम रहा है, खुद अपनी पीठ थपथपा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी डेलीगेशन दुनिया भर में घूमकर अपनी भद्द पिटवा चुका है। उत्तर भारत में कहावत है, जैसा कुटुंब खोजे वैसा कुटुंब पाए। पाकिस्तान में यही हो रहा है। जिस देश का जनरल किसी धर्म से नफरत करता हो, उस देश की आर्मी प्रोफेशनल होगी या जाहिल, ये तय करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। असल में जिस इस्लामिक कट्टरपंथ का जहर पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को मिलता है, वही जहर पाकिस्तान का जनरल मुल्ला मुनीर भी पाकिस्तान घूम घूम के बांटता फिरता है कि ये लो थोड़ा तुम भी ले लो। बस फर्क ये है कि मुनीर पाकिस्तान आर्मी की वर्दी में, जबकि मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे आतंकी कट्टरपंथी मौलानाओं के किरदार में। अब देखिए, पाकिस्तान को जब IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज मिल गया तो मुनीर ने फौरन अपना डिफेंस बजट 20% बढ़ा लिया। मतलब एक तरीके से बोला कि मेरा कट मनी पहले रखो यहां। आपको क्या लगता है, ये जो लोन वाले पैसे हैं, इसका इस्तेमाल मुनीर और शहबाज पाकिस्तानियों के भले के लिए करने वाले हैं क्या फतेहाल पाकिस्तानियों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा होगा क्या? रोजगार के लिए पैसा लगाएंगे क्या? अरे नहीं, सारा पैसा ये फौज वाले लूट के खा लेते हैं। और ये बात हम नहीं, वहां के लोग चीख चीख कर कह रहे हैं। पाकिस्तान के पैसे की बंदरबाट तो पूरी दुनिया ने देखी जब ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों को 1-1 करोड़ रुपए बांटे गए। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि घर भी बनवा देंगे। यहां भारत में गरीबों को चुन चुन के घर मिल रहा है, वहां पाकिस्तान में आतंकियों को चुन चुन के घर दिया जा रहा है। यही सबसे बड़ा फर्क है इन दो देशों में। और इसी फर्क को अब यह कहकर नहीं छोड़ना है कि नॉन स्टेट एक्टर, सबके सब स्टेट एक्टर है बॉस, और करोगे तो भुगतोगे, और ऐसा भुगतोगे कि याद करके सेहर उठोगे। ये खबर तो आपको मालूम ही होगी कि अमेरिका को सेट करके शहबाज एंड मुनीर ने IMF और ADB से चौतरफा डॉलर समेटे हैं। अगर पाकिस्तानी इस मुकालते में हैं कि इन भीख के डॉलर से उन्हें रोटी या रोड मिलेगी तो उनकी खुशफहमी, लेकिन सच ये है कि इधर पैसा आया, उधर मुनीर ने अपना खलीता खोल दिया। अपने जर्नैल की शान में कसीदे पढ़ते पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ने फौरन, ये पाकिस्तानी भी जानते हैं कि ये पैसा जाएगा किधर, इसका एक हिस्सा उन आतंकियों को पालने पोसने और उनके जलसे में उड़ाया जाएगा जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त बिलों में छुपे थे, और जब सीज फायर की खबर पुख्ता हो गई तब बिलबिलाकर बाहर निकले थे। और इन जाहिलों ने जमकर जहर उगला था। इसमें पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी भी था। ये जनरल मुनीर की हिंदू हेट वाली थ्योरी की वो छर्रे हैं जिनकी औकात बस इतनी है कि ये छुपकर घात करते हैं, और इनके इस्लामिक कट्टरपंथ के अंधे कुएं में कभी पढ़ाई लिखाई की कोई रोशनी नहीं गई। ये उसी हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे ग्लोबल आतंकियों के चेले हैं जिनको पाकिस्तान की धरती पर देखने के बाद भी अमेरिका अपनी आंखें बंद कर लेता है और पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का सिपाही बताता है। मुल्ला मुनीर और उसके पाले आतंकियों के इसी इस्लाम को जवाब असदुद्दीन ओवैसी ने दिया था।
इस्लाम का नाम ले रहे हैं। कौन सा इस्लाम? आप पहलगाम में आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि औरतों को अलग करना, बच्चों को अलग करके कलमा पढ़ो तुम हिंदू हो या मुसलमान, गोली मारेंगे। माने जो लोग बच गए वो जिंदगी भर का जख्म अपने साथ लेके जिएंगे वो लोग। इजराइल के ईरान पर हमले के बाद काफिर गैर काफिर के तंग और शैतानी नजरिए वाला टेप एक बार फिर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बजाया है। एंगल वही है, भाषा बस दूसरी है। शहबाज ने ईरान पर इजराइल के हमले के बाद कहा, उम्माह को इन गंभीर उल्लंघनों को रोकने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उम्माह यानी मुस्लिम जगत, लेकिन सच यह है कि मुस्लिम जगत भी पाकिस्तान की असलियत जानता है। इस्लाम को सबसे ज्यादा बदनाम करने वालों में पाकिस्तान का नाम आता है। दुनिया ने देखा है कि किस तरह पाकिस्तान में ग्लोबल आतंकवादी खुलेआम जलसा कर हेट स्पीच देते हैं। और तो और इन आतंकियों और मुल्ला मुनीर की फौज का कनेक्शन क्या है, ये भी दुनिया ने देखा है। पाकिस्तानी हुकूमत, फौज और आतंकवादियों के बीच कितना गहरा रिश्ता है, इसकी एक तस्वीर आई थी 28 मई को, जब एक रैली में स्टेज पर पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी और हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद बैठा था और उनके ठीक बगल में पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान बैठे थे। इसी आतंकी रैली में सैफुल्लाह कसूरी ने नरेंद्र मोदी को भर भर कर धमकियां दी थी और हद देखिए कि पंजाब असेंबली के स्पीकर भरी सभा में पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड लश्कर कमांडर सैफुल्लाह को क्लीन चिट दे रहे थे। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर इजराइल के तगड़े हमले करने के बाद पाकिस्तान की हवाइयां उड़ी हुई हैं। ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बनने में कामयाब होता है तो वो दूसरा इस्लामिक देश होगा जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब होगा। पहला इस्लामिक देश पाकिस्तान है जिसने 1998 में न्यूक्लियर पावर हासिल की थी। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर बम को इस्लामिक बम कहता रहा है। अब सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान इस्लामिक जगत को ईरान के साथ खड़े होने की अपील कर रहा है तो क्या इमरजेंसी में वो अपना न्यूक्लियर सीक्रेट भी ईरान से साझा कर सकता है, जैसी कि उम्मीद तुर्की ने पाकिस्तान से लगा रखी है। पाकिस्तान इकलौता इस्लामिक देश है जिसके पास परमाणु हथियार। बिलावल के नाना, बिलावल जो बहुत भटर भटर नहीं करता रहता है, वही बिलावल, उसी के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो कहते थे पाकिस्तान ये परमाणु बम नहीं इस्लामिक बम बना रहा है। घास की रोटी खाएंगे, परमाणु बम बनाएंगे। ये सब नौटंकी बांग्लादेश में हारने और भारी बेइज्जती होने के बाद पाकिस्तान में शुरू हुई। खैर, चोरी करके ये इनके इन प्रकारेण पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम बना लिया। लेकिन जरा सोचिए कि जिस देश में इस्लामिक आतंकवाद की फैक्ट्री चलती हो वहां पर न्यूक्लियर हथियार कितने सुरक्षित होंगे। और भारत हर फोरम में यह बात उठाता रहा है कि इस बनाना रिपब्लिक टाइप देश में न्यूक्लियर बम छीनकर कहीं सेफ में जगह पे रखो भाई, ये खुद भी मरेगा और दूसरों को मार देगा। लेकिन पश्चिमी देशों का उसूल रहा है जब तक बम कान के नीचे नहीं फटता ना, उनको सुना ही नहीं देता। इस बार जो मोदी ने पाकिस्तान में बम फाड़ा है उसकी आवाज हालांकि यूरोप और अमेरिका तक सुनाई दी और सब के सब हड़बड़ा गए। अब ईरान के सो कॉल्ड न्यूक्लियर ठिकाने पर सीधे इजरायली अटैक के बाद पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया में तो यहां तक चर्चा है कि इजरायल अगला निशाना पाकिस्तान को भी बना सकता है। और इजरायल क्या, यहां तो भारतीय सेना बैठी है जो खतरे के आने का इंतजार नहीं करेगी, खतरे को ढूंढकर एलिमिनेट कर देगी, क्योंकि फ्री हैंड है, खुली छूट है कि मारो। लेकिन जो भी है, पाकिस्तान का डर अच्छा है। और डर की वजह क्या है, जरा उसको भी समझिए। शनिवार को इजरायली सेना ने ईरान के शिराज, तबरीज और नतांज में मौजूद न्यूक्लियर साइट पर बमबारी की थी। इन हमलों में ईरान के 6 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत भी हुई। इजराइल ताबड़तोड़ हमले ईरान पर कर रहा है। ईरान ने भी जवाब में तेल अवीव पर हमले किए हैं। पाकिस्तान इस लड़ाई को मुस्लिम बनाम अदर्स की लाइन देने में लगा है। इसके पीछे वजह है उसकी खुद की बढ़ी हुई धुकधुकी। पाकिस्तान को डर है कि कहीं ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले के बाद उसका नंबर भी ना आ जाए।
इस बात का अंदाजा पाकिस्तान को भरपूर है कि इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए किस हद तक जा सकता है। पाकिस्तान को इजराइल के आगे अपनी फौजी औकात का भी अंदाजा है। वो जानता है कि इजराइल किस किस को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। जाहिर है इसमें पाकिस्तान का भी नंबर आता है। इसकी वजह है इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का वो बयान जो कुछ साल पहले उन्होंने दिया था पाकिस्तान और ईरान के न्यूक्लियर हथियारों को लेकर। Mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan, because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. जिस कट्टरपंथ को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने संकल्प और मिशन की बात कर रहे हैं, वही संकल्प और मिशन मुल्ला मुनीर और शहबाज की टेंशन को कई गुना बढ़ा सकता है, ये तय है। इस्लामिक कट्टरपंथ की जिस गोलबंदी में ये दोनों अपनी हेट स्पीच के जरिए लगे हुए हैं, वही हेट स्पीच पाकिस्तान की कब्र खोद सकती है, इसका अंदाजा इन्हें भी नहीं है। मुल्ला मुनीर और शहबाज की सबसे बड़ी फजीहत तो अभी शुरू होने वाली है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तानी हुक्मरान भारत से बचने के लिए अमेरिका से नजदीकी बढ़ाने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान से कौम वाली लाइन पर भाईचारा निभाने में। अब जब बात उस इस्लामिक कट्टरपंथ की आएगी जिसे आगे कर इजराइल ईरान को पीट रहा है, तो लपेटे में पाकिस्तान भी आएगा और अमेरिका इजराइल को तो नहीं रोकेगा, ये तय है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने। यही वजह है कि ईरान पर इजराइल के हमले पर भी उसने कुछ नहीं बोला। तो क्या अगर इजराइल पाकिस्तान की तरफ मुड़ा तो अमेरिका उसे रोकेगा? सऊदी अरब और यूएई जैसे दूसरे असरदार इस्लामिक देश पाकिस्तान की औकात अच्छी तरह जानते हैं और कुछ पाकिस्तान के दुनिया भर में निकले पाकिस्तानी डेलीगेशंस ने बता दी है। वो ये कि इस्लामिक लाइन पर पाकिस्तान की कोशिश बस अपने आतंकी नीति को संरक्षित करने की है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हिंदी की एक और कहावत है, सब धान 22 पसेरी। यह कहावत भी पाकिस्तान पर फिट बैठती है। जनरल मुनीर की हिंदू हेट थ्योरी को पाकिस्तान ने सिर्फ आतंकवादी ही सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। वहां के नेता जो सरकार में हैं, जो मंत्री हैं, वो भी यही सब अनाप शनाप बोलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद पाकिस्तानी डेलीगेशन जो अमेरिका गया, वो जिसमें बिलावल भुट्टो नहीं था, उसने न जाने क्या क्या नहीं कहा। बिलावल ने अपने डेलीगेशन के साथ ये कहा कि भारत आतंकवाद टर्म का इस्तेमाल एक पॉलिटिकल टूल की तरह करता है ताकि अपने यहां के मुसलमानों को अपमानित कर सके। हालांकि बिलावल को सामने से ही टका सा जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे एक विदेशी पत्रकार ने दे दिया था। इतना सा मुंह बन गया था बिलावल का। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, इतनी मोटी चमड़ी हैं ये लोग कि मतलब बेइज्जत करते जाइए, इनको फर्क ही नहीं पड़ता और ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। पुलवामा आतंकी हमले के 6 साल बाद पाकिस्तान ने फिर गुस्ताखी की थी और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने बता दिया कि भारत किस हद तक बांह मरोड़ सकता है। और अब पीएम मोदी की चेतावनी सीधी, इस बार नहीं सुधरे तो बांह नहीं, गर्दन मरोड़ देंगे। कभी भारत को जंग की धमकी दी तो कभी भारत से पूर्ण युद्ध का खतरा बताते हुए ट्रंप से दखल देने की गुहार लगाई। कभी पानी पर रोए तो कभी भारत को परमाणु बम की धमकी दी। हद तो तब हो गई जब बिलावल ने यूएस में बैठकर अमेरिका को ही आतंकवाद का जिम्मेदार ठहरा दिया। पाकिस्तान की फजीहत कराने के बाद खुद पाकिस्तानियों ने बिलावल की जुबानी धुलाई बिना वॉशिंग पाउडर के कर दी। पाकिस्तान का एक चैप्टर पूरा हो चुका है। पाकिस्तानी जनरल मुल्ला मुनीर को भले ही लगता हो कि ग्लोबल बिसात पर उसने अपनी गोटियां सेट कर ली हैं, लेकिन अभी चेकमेट बाकी है। मोदी अपने मिशन पर निकल चुके हैं। पाकिस्तान का दूसरा चैप्टर कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, इसका इंतजार करना होगा, क्योंकि मोदी का मिशन इनकम्प्लीट कभी नहीं होता।
आतंकवाद के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर का पॉज जितना लंबा रहे, पाकिस्तान के लिए उतना ही अच्छा। क्या पता आतंकवाद की लाइन और हेट स्पीच ही पाकिस्तान की ताबूत की आखिरी कील बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। लेकिन इतनी पिटाई के बाद भी जो ना सुधरे, उसी का तो नाम पाकिस्तान है ना। और पाकिस्तान फिर से वही सब करता दिख रहा है जो पहलगाम अटैक से पहले कर रहा था। आपको मैंने बताया ही कि कैसे इस्लामाबाद में वीवीआईपी जहां रहते हैं, जहां सरकार के मंत्री रहते हैं, पीएम रहते हैं, वहां से थोड़ी ही दूर पर आतंकियों ने एक सम्मेलन किया। स्विमिंग की प्रैक्टिस चल रही थी। उसके नेता हर बात में भारत के मुसलमानों को भड़काने की असफल कोशिश करते रहते हैं, सिर्फ धर्म के नाम। ओवैसी गए और हौंक कर चले आए। क्या क्या नहीं कहा, नाना नानी सब याद करा दी, फिर भी कोई फर्क नहीं। भारत के मुसलमानों की बहुत चिंता है इनको। खैर, एक रिपोर्ट आई है दुनिया भर के मुसलमानों को लेकर। वो कहां सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं, कहां किन परिस्थितियों में बढ़ रहे हैं, कहां घट रहे हैं। भारत के संदर्भ में इस रिपोर्ट की क्या अहमियत है, इसकी डिटेल रिपोर्ट ग्राउंड से और पूरी रिसर्च के साथ। तो क्या अनेकता में एकता के रंग समेटे हिंदुस्तान में मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है? क्या अल्पसंख्यकों को प्लानिंग के तहत प्रताड़ित किया जा रहा है? ये सवाल कोई नए नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से एक बार फिर से उठाए जा रहे हैं। इस बार तलवारें खिंची हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के बीच। इल्जाम संगीन है। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उस वक्त से लेकर के आज तक वहाँ के अल्पसंख्यकों को परेशान करके रख दिया है। और आज कल जो एनआरसी में जिन लोगों का नाम है उनको भी भगाया जा रहा है, नहीं है तो वो तो उनको भगाया ही जा रहा है। और जहाँ जहाँ भी मुस्लिम बहुल ब्लॉक्स हैं, गांव हैं, वहाँ पर वो तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और कोई भी समुदाय किसी भी मजहबी मकाम पर ऐसी तकरीरें सिर्फ बरेलवी नहीं देते। हैदराबादी भाईजान ओवैसी और बरेली वाले तौकीर रजा, जमात काफी लंबी है, लेकिन मौलाना रजवी का ये रिएक्शन क्यों आया, पहले ये जान लीजिए। असल में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने हाल ही में राज्य में मंदिरों पर हमला करने वालों और राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए हैं। ধুবুৰীলৈ আহিছো। ধুবুৰীত ৰাতি শ্বুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে। যোনে খিল মাৰিব পুলিচে ডাউট কৰিলে তাক গুলি মাৰিব। हिमंता बिश्वा शर्मा के इसी बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया। मुस्लिम संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रजवी ने कहा है कि असम सरकार अल्पसंख्यकों को डरा रही है और उन्हें निशाना बनाने की सोची समझी रणनीति पर काम कर रही है। मुस्लिमों को बदनाम करके उनके खिलाफ एक्शन का बहाना तलाशा जा रहा है। मुस्लिमों को देश से निकालने के लिए एनआरसी के बाद अब मंदिर का बहाना तलाशा जा रहा है। ये तमाम सवाल उस घटना के बाद से खड़े हुए हैं जब कुछ दिन पहले असम के धुबरी में एक मंदिर के बाहर बिफ मिलने के बाद सांप्रदायिक तनाव हो गया और सीएम विश्व शर्मा ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए, जिस पर मुस्लिम संगठन भड़क गए। सवाल यही है कि भारत में मुस्लिमों को निशाना बनाने के इन आरोपों में दम कितना है, क्योंकि मुस्लिमों को प्रताड़ित करने के आरोप ऐसे वक्त पर लगाए जा रहे हैं जब आंकड़े ये कहते हैं कि 2050 तक भारत में सबसे ज्यादा मुसलमान होंगे। 2050 तक इंडोनेशिया को पछाड़कर भारत दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। अमेरिकी रिसर्च फर्म प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में इस वक्त सबसे तेज रफ्तार से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2020 के बीच पूरी दुनिया में मुस्लिमों की आबादी 34.7 करोड़ बढ़ी है, जो किसी भी धर्म की आबादी की बढ़ोतरी की तुलना में ज्यादा है। सिर्फ भारत की बात करें तो बीते 10 सालों में मुस्लिमों की आबादी में 3.56 करोड़ की वृद्धि हुई है। यानी कि बीते 10 सालों में जब मोदी का भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा था, उसी रफ्तार से मुस्लिम जनसंख्या भी बढ़ रही थी। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हिंदू आबादी साल 2010 में 80% थी, जो 2020 में घटकर 79.4% हो गई। मुस्लिमों की आबादी जो 2010 में 14.3% थी, वो 2020 में बढ़कर 15.2% हो चुकी है।
ईसाइयों की संख्या 2010 में 2.3% की तुलना में 2020 में कम होकर 2.2% हो गई है, जबकि अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या भी 2010 में 2.7% से घटकर 2020 में 2.5% हो गई है। आंकड़े बता रहे हैं कि सभी धर्मों के लोगों की आबादी घटी है, सिर्फ मुस्लिमों को छोड़कर। इतना ही नहीं, इस वक्त भी दुनिया की कुल मुस्लिम आबादी का 11% अकेले भारत में है। तो फिर हिंदुस्तान में मुस्लिमों के साथ साजिश रचने का दावा करने वालों पर, भारत में मुस्लिमों को पीड़ित बताने वालों पर सवाल तो उठे। वहीं पर आप जाति और धर्म के नाम के ऊपर अब आप नौकरी देंगे, धर्म देखकर आप नौकरी से निकाल देंगे। सिर्फ वो मुसलमान थे इसलिए आपने उनको नौकरी से निकाल दिया, तो किस दिशा में आप देश को लेकर जाएंगे? आज 114 लोगों को आपने निकाला, आप सोचिए ना, 114 के साथ इतना सारा उनका परिवार लगा हुआ था, कहाँ जाएंगे? कौन नौकरी देगा उनको? वैसे मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, आज बेरोजगार घूम रहे, और जो रोजगार पे उसको इस तरह से नौकरी से निकाल दिया जाता है धर्म के नाम के ऊपर। दरअसल बीते करीब 1 दशक से एक बात बहुत तेजी से फैलाई जाती रही है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, मुसलमान खतरे में पड़ गया है। मुस्लिमों की धार्मिक आजादी छीनी जा रही है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन मोदी मुसलमानों से दूर नहीं है, ये आंकड़े बोलते हैं। मिसाल के तौर पर साल 2015-16 में मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर 50.7% थी, जो 2021 तक 72.6% पर आ गई है। पीएम आवास योजना के तहत कुल 2 करोड़ 31 लाख घर बने, जिनमें 31% आवास मुस्लिमों को दिए गए। इसी तरह पीएम किसान निधि योजना से 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ, जिसमें 33% लाभार्थी मुस्लिम हैं। ऐसे ही उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ लोगों को फायदा हुआ, जिसमें 37% मुस्लिम लाभार्थी हैं। ऐसे में जो लोग मोदी राज में मुसलमानों को डराने का आरोप लगाते हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए कि ये आंकड़े क्या कह रहे हैं। अब चेहरा देख करके नहीं, बल्कि पात्रता के अनुरूप हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह शासन की नीति का हिस्सा बना है। और शासन अब तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की संतुष्टीकरण के आधार पर अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाएगा। पिछले 11 वर्षों के अंदर नए भारत ने यह दृश्य देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सालों से देश चला रहे हैं और वो अभी तक चली आ रही तुष्टीकरण की छल वाली सियासत में छेद कर रहे हैं। यही कारण है कि जब भी देश में किसी सुधार की बात होती है, समाज में समानता की बात होती है या फिर डिसिप्लिन की बात आती है, तो विरोधी दलों से लेकर मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाले राजनेता तक जोर शोर से ये नैरेटिव सेट करने में जुट जाते हैं कि देश में मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? हमने इसकी भी पड़ताल की। सबसे पहले सुनिए क्या कहता है देश का मुस्लिम। प्यू रिसर्च के अनुसार, जो कि अभी रिपोर्ट निकल कर रही है कि आबादी बढ़ रही है भारत में, तो ये एक अच्छा संकेत है भारतवासियों के लिए, मोदी सरकार के लिए, कि मतलब इस तरीके से वो पूरा सब लेके चल रही है सबको अपने साथ। और बाकी ये राजनीति है सर, और कुछ नहीं है, जो कि ये नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है। अब ये भड़काऊ भाषण नेता लोग देने बंद कर दें तो हम बिल्कुल प्यूरिफाई हो जाएं। 11 साल बेमिसाल हैं मोदी जी के, बहुत अच्छी तरक्की है, बहुत सब कुछ है। आप ये देख लीजिए, अगर तरक्की पे है और हमारे इंडिया के अंदर अभी एप्पल कंपनी की फैक्ट्रीज लगी हैं, राइफल हमारा हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि है, ऐसा कुछ नहीं है। और रहा जहाँ तक कौम का, समाज का, मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ये भ्रम बनाते हैं कुछ चंद लोग, नेता जो होते हैं, वो इस चीज़ की रोटियाँ सेक के और उसको वो कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम सब साथ रहते हैं, एक ज़माने से रहते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं आई और सुरक्षित है मुसलमान। पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी ये जो मेजॉरिटी है, यानी पूरी दुनिया में कहीं भी एक साथ कोई नहीं रहता। जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर सिख भी है, ईसाई भी है, मुसलमान भी है, हिंदू भी है, बौद्ध भी है, जितने भी तरीके के वो है धर्म है, सब एक साथ रहते हैं, सब एकजुट रहते हैं और सब एक दूसरे का साथ देते हैं। ये हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी खासियत है और पूरी दुनिया में ऐसी खासियत कहीं पर भी नहीं है।
करीब आओ तो शायद समझ में आ जाए कि फासले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं। ये मेरे फादर के शेर हैं और ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान की जो बुनियाद है वो धर्म के आधार पर नहीं है। जो ये राजनीति चल रही है कि मुसलमान असुरक्षित है, तो ऐसा कहीं महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि 2014 से लेकर के इससे पहले जितने सारे मामलात होते थे, यानी जहां भी देखो बम ब्लास्ट होता था, आतंकवादी हमले होते थे, मगर 2014 के बाद से हम देख रहे हैं कि हर कोई, सिर्फ मुसलमान वर्ग ही नहीं बल्कि हर समाज का लोग, हर धर्म के लोग जो है हिंदुस्तान में सुरक्षित है। लाभ जो है मुसलमान समाज को ज़्यादा मिला है, ऐसा बोल के नहीं मिला ये हिंदू है या मुसलमान है, भेदभाव नहीं हुआ, कोई भी भेदभाव नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा जो मैं बता रहा ना, सबसे ज़्यादा जो मकान आवास योजना है ये मुसलमानों के ज़्यादा बने, सिलेंडर जब सबसे ज़्यादा मुसलमानों को मिले हैं। जितना रोड दूसरी जगह पे तो ऐसा थोड़ी कि इस पर मुसलमान नहीं जाएगा, मुसलमान जहाँ पे आबादी है वहाँ पे भी रोड बने हैं। जीती जागती ये चांदीवाली की मिसाल है। ये मस्जिद में हम लोग नमाज पढ़ने जाते थे तो नमाज के लिए कपड़े नापाक हो जाते थे, आज देखिएगा बहुत आलीशान रोड बना हुआ है, बेहतरीन एकदम, सब कहीं भी भेदभाव नहीं हुआ। योजना लेने के वक्त आप सारे लोग एक हो जाते हो, हाँ, मतलब उनका विरोध करने लगते हो, जैसे कि हमारे मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास। तो हमारा काम बनता है कि हमें करना है उनका विश्वास, कंधों से कंधे मिलते हैं तभी जाके मजबूती होती है। कहाँ है सबका साथ, कहाँ है सबका विकास, मुझे तो नहीं दिख रहा। मोदी वक्फ की मनमानी का विरोध करते हैं, 3 तलाक कानून खत्म करके जैसे मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाया था, वैसे ही गरीब पसमानदा मुस्लिमों को अधिकार देने की बात करते हैं। एक देश एक कानून की बात करते हैं, जिन्हें विरोधी मुसलमानों के खिलाफ नफरत के माहौल के तौर पर पेश किया जाता है। लेकिन क्या ये आरोप राजनीतिक होते हैं? आपको लखनऊ और पटना के अल्पसंख्यकों की राय सुनवाते हैं। जनसंख्या अब नहीं बढ़ रही, पहले लोगों के 10-10, 12-12 बच्चे होते थे, अब 3 बच्चों को खिलाने में लोगों की हालत खराब हो जा रही है। ये नेता लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं एक दूसरे को लड़ाने के लिए। कोई खतरा नहीं, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में, ये अपोजिट पार्टियां हैं, इनको वोट बैंक चाहिए, बस इसलिए जो है आपस में लड़वाना इनका काम है। कुछ नहीं है कि मुसलमान खतरे में, मुसलमान पूरे वर्ल्ड में सबसे सुरक्षित देश महसूस करता है मुसलमान, तो वो हिंदुस्तान में भाईचारे के साथ हम लोग बने रहते हैं। सच्चाई तो ये है कि हम लोगों की भाईचारा है। आज भी आप जो आदमी ऐसा कहता है उस आदमी को बोलिए कि उसके घर के बगल का जो लोग है उससे पूछे कि उससे क्या रिलेशनशिप है उसका हिंदू और मुस्लिम का। मोदी सरकार में सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम किया गया है। किसी योजना में धर्म पूछकर कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। क्या ऐसा हुआ कि कोई हिंदू है तो उसे योजना का लाभ मिलेगा, मुस्लिम को नहीं मिलेगा? यह सवाल भी हमने लोगों से पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा देखिए। विपक्ष के थ्रू फैला हुआ ये एक भ्रमित से मामला बताया जाता है, बाकी इनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। मुस्लिम आज़ाद है पूरी तरह से, आज पूरी तरह से सक्षम है। आज मोदी राज में मुस्लिम को कोई कमी नहीं आई है और मुस्लिम आज पूरी तरह से फ्रीडम खुद को महसूस करता है और एक गुलामी की चादर से बहुत आगे जा चुका है। मोदी जी ने सबके लिए बहुत अच्छा काम करा है। अब ट्रिपल तलाक का देख लो आप, कितना बेहतरीन काम करा उन्होंने। पहले खूब हमारे पास बहन बेटियां ये आया करती थी कि आज ऐसा हो गया, हमें मारा है, ये करा है, वो करा है, लेकिन फिर भी हम उनकी मदद करते थे तो इतनी मदद होती नहीं थी। आज मोदी ने जब तक ये बहुत बढ़िया काम करा है तो जब से आज कोई हमारे पास शिकायत नहीं आती। जनसंख्या बढ़ने का मतलब है कि आपके आने वाला फ्यूचर आपके बच्चों का आप सही से नहीं दे पा रहे। जहाँ 4 बच्चे हो गए वहाँ आप कैसे दोगे, क्योंकि आपकी आमदनी नहीं है इतनी, और 2 बच्चे हो गए तो आप तरीके से पालोगे। तो जरूरी है सब जनसंख्या को तो रोक लगाना, और ये सब चाहते हैं, हिंदू भी चाहते हैं। आज का मुसलमान 2000 के बाद एजुकेशन बढ़ी है मुसलमान में, 30 से 35% फायदा अल्पसंख्यक समाज के लोगों को हो रहा है। आप किसी भी योजनाओं को देखें ना, आप देखें उज्ज्वला योजना, करीब करीब 10 करोड़ से ज्यादा इस देश में उज्ज्वला योजना में फायदा हो रहा है, उसमें 30% फायदा अल्पसंख्यक समाज को हो रहा है। आज अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज एक बड़ी समस्या है। अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन इस समस्या को भी मुस्लिमों से जोड़कर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि यह कहां तक सही है। असम से लेकर झारखंड तक और उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। अवैध मस्जिद और मदरसे खोले जा रहे हैं, और जब उन पर एक्शन हो रहा है तो मोदी को मुस्लिम विरोधी करार दिया जा रहा है। जबकि हकीकत यह है कि मुस्लिम खुद कह रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ एक वाहिद मुल्क हिंदुस्तान है जहां मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, और प्यू रिसर्च की रिपोर्ट भी इस पर मुहर लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
यकीनन आज हमारे मुल्क के दोनों बॉर्डरों पर चीन और पाकिस्तान बैठे हुए हैं। खतरा हमको उनसे है। ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी कर दी हो और तुम इस्लाम की बात करते हो। हमारी 50,000 फौज, हमारी बहादुर फौज आज गलवान और लद्दाख में चीन की फौज में आंखें डालकर बहादुरी से बैठी हुई है। पहलगाम के बाद जो हमने पलटा कर वार किया पड़ोसी मुल्क पर, पूरा मुल्क उसकी तायीद किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। हैदराबादी भाईजान ओवैसी का हिंदुस्तान के दुश्मनों के बीच इन दिनों खौफ पसरा हुआ है। ओवैसी की ललकार को सुनकर पाकिस्तान तो सदमे में है ही, ड्रैगन की सांसें भी फूली हुई। खुलेआम चुनौती दे रहे हैं भाईजान, आगाह कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की सेना से आंखें मिलाएं तो खैर नहीं। ओवैसी की ये ललकार अब तक पाकिस्तान तो सुन ही रहा था, लेकिन अब भाईजान ने चीन को भी चौकन्ना रहने का अल्टीमेटम दे दिया है। पहले ओवैसी को सुनिए। यकीनन आज हमारे मुल्क के दोनों बॉर्डरों पर चीन और पाकिस्तान बैठे हुए हैं। खतरा हमको उनसे है। कभी भी दोनों मिलकर भारत को परेशान करने का प्रोग्राम बनाएंगे। पर पाकिस्तान तो गया गुजरा फेल्ड स्टेट है। चीन है। हमारी 50,000 फौज, हमारी बहादुर फौज आज गलवान और लद्दाख में चीन की फौज में आंखें डालकर बहादुरी से बैठी हुई है। अरे आप वहां पर देखो ना, ये जो खतरे हमारे सरों पर मंडला रहे हैं उनको देखो, इसका मुकाबला करो। पूरा मुल्क मुत्तहिद है। पहलगाम के बाद जो हमने पलटा कर वार किया पड़ोसी मुल्क पर, पूरा मुल्क उसकी तायीद किया। पहलगाम हमले के बाद से ही हैदराबादी भाईजान गुस्से में है। धर्म पूछकर जिस तरह से आतंकियों ने हिंदुस्तान में कत्लेआम मचाया, उसने ओवैसी का खून खौला दिया। हिंदुस्तान की तरफ से जो स्टैंड ओवैसी ने लिया और जिस तरह से उन्होंने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई, उसने न सिर्फ सीमा पार बैठे मुसलमानों को हैरत में डाल दिया, बल्कि पूरी दुनिया की मुस्लिम जमात भाईजान के लाउड एंड क्लियर गेस्चर को देखकर दंग रह गई। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। हमको पाकिस्तान से कभी मतलब था ना कभी रहेगा। अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी कर दी हो और तुम इस्लाम की बात करते हो। वो चीन जो जिनजियांग में मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को कैद में बंद कर दिया, जिनको जबरन सूअर खिलाया जा रहा है चीन में, आज वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात करता है। वरना ये वही ओवैसी हैं जिनके निशाने पर हमेशा मोदी रहे, लेकिन जब बात देश की आई, देश हित की आई, तो ओवैसी ने अपनी मिसाइलों का रुख पूरी तरह से मोड़ दिया और इतने बारूदी बम बरसाए कि पाकिस्तान छलनी छलनी हो गया। याद रखो, जब भारत पर अगर कोई उंगली उठाता है तो हम अपने तमाम इख्तलाफात को भूलकर एक सीसा पिला हुई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। तो हम इन तमाम लोगों से कहेंगे कि आज आपने बुरी नजर से भारत की तरफ उठाकर देखा है। मुझे यकीन है कि जो मासूमों का कत्ल हुआ है उनका खून रायगा नहीं जाएगा, बल्कि मैं तायीद करता हूं। और जो लोग पाकिस्तान में बैठकर भारत के ताल्लुक से क्या क्या कहते हैं नहीं मालूम, मगर इनको आईने में अपनी सूरत देखना चाहिए। तुम कौन सा मिसाइल टेस्ट करते टेस्ट कर लो, याद रखो, मगर भारत तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला।
दरअसल ओवैसी ने आतंक पर जो स्टैंड लिया और पाकिस्तान को जिस तरह से उसकी औकात दिखाई बहुतों को हैरान कर रहा है, क्योंकि ओवैसी खुद इस्लाम के बड़े पैरोकार रहे हैं। हिंदुस्तान की इस्लामी जमात ओवैसी को न सिर्फ सुनती है बल्कि उनके कहे को मानती भी है। लेकिन पाकिस्तान को लगा कि उनकी इस नापाक हरकत को हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों का साथ मिलेगा, मगर ओवैसी ने पाकिस्तान को न सिर्फ आईना दिखाया बल्कि आड़े हाथों भी लिया, जिसकी पाकिस्तान को कतई उम्मीद न थी। आप ये बोलना चाह रहे कि आप ही इस्लाम पर हैं और 20 करोड़ मुसलमान जन्नत में नहीं जाएंगे? आप ये बोलना चाह रहे कि हमारे तमाम जितने उलमा हैं, चाहे वो देवबंदी मसलक के हों, बरेलवी मसलक के हो, चाहे अहले हदीस हों, चाहे शिया हों, आप होते कौन है भाई? इस्लाम को क्यों लेके आ रहे? आप एक जारहाना मौक़िफ़ 75 साल से भारत में कर रहे हैं। आप वहां से दहशतगर्दों को भिजा रहे हैं। जमात इस्लामी पाकिस्तान का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एग्रीमेंट है और इस्लाम की बात करते आप। कहां वो दहरिये और कहां तौहीद की बात? कहां माओ और कहां हमारे औलिया अल्लाह? ओवैसी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों और पाकिस्तान के मुसलमानों के बीच बड़े फर्क की लाइन खींच दी और पाकिस्तान समेत दुनिया को यह बता दिया कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में न सिर्फ महफूज है बल्कि वो भारत जैसे तरक्की पसंद देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल भी रहा है और समाज के साथ साथ सियासत में भी हिंदुस्तान के मुसलमान की भागीदारी मुकम्मल है, जिसे पाकिस्तान कमजोर नब्ज समझकर अक्सर भुनाने की कोशिश करता रहा। पाकिस्तान के खिलाफ ओवैसी का स्टैंड उन्हें हिंदुस्तान में भी सुर्खियों में ला खड़ा किया। हमले के बाद पाकिस्तान ने दुनिया के सामने जो प्रोपेगेंडा फैलाया उसकी पोल खोलने में ओवैसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत का प्रतिनिधि बनकर ओवैसी ने पूरी दुनिया, खासकर इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया और दुनिया में हिंदुस्तान का मान बढ़ाया। न सिर्फ मान बढ़ाया बल्कि हिंदुस्तान की सरजमी पर अपना रुतबा भी कायम करवाया। यही वजह रही कि जब विदेश में पाकिस्तान को एक्सपोज करके ओवैसी जब स्वदेश लौटे तो भाईजान का जोरदार स्वागत भी हुआ। ओवैसी का होम टाउन हैदराबाद पोस्टर और बैनर से पट गया। स्वागत में लगाए गए पोस्टर पर जो लिखा था वो भी अपने आप में ओवैसी के कद को बड़ा कर रहा था। पोस्टर पर लिखा था, आतंकवाद के खिलाफ खड़ा एक शख्स, पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा एक सच, गर्व के साथ भारत के दुश्मन को बेनकाब किया। लेकिन ओवैसी का हिंदुस्तान में ऐसा स्वागत बहुतों को रास नहीं आया, खासकर उन्हें जो हिंदुस्तान में वोट बैंक की राजनीति करते हैं। AIMIM का हिंदुस्तान की सियासत में कद भले छोटा है लेकिन विरोधियों को इससे बड़ा खतरा समझ आता है। And the most unfortunate part is that Pakistan gives out a wrong message to the Arab world and to the Muslim world that we are a Muslim country and India is not a Muslim country. But Your Excellency, you know, you have more knowledge about worldly affairs, that there are 240 million proud Indian Muslims living in India. And not only that, we have our Islamic scholars are much better than any scholars in the world. They can speak the best of Arabic language. In fact, we have some famous Islamic scholars who have done great work in the Hanafi fiqh jurisprudence, and their judgments are accepted by the religious scholars of anywhere in the world. So this Pakistan's false propaganda that India is hurting us because we're a Muslim country, it is completely wrong. ओवैसी ने पाकिस्तान और चीन की जिस अंदाज में मुखालफत की वो ओवैसी को मुस्लिम नेताओं में, या यूं कहें कि मुस्लिम जमात की रहनुमाई करने वाले नेताओं और पार्टियों की फहरिस्त में थोड़ा अलग खड़ा कर गई, ऐसा हमें लगता है। लेकिन जमीनी सच्चाई या सियासी सच्चाई क्या है, इसे समझने के लिए विरोधियों की रायशुमारी जरूरी है। सबसे पहले कांग्रेस का ही रिएक्शन सुनते हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तनाव के बाद कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल अलग था। कांग्रेस ही वो पार्टी थी जिसने इस जंग में हिंदुस्तान से नुकसान का हिसाब किताब मांगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी से हमने जब ओवैसी पर सवाल पूछा तो उन्होंने ओवैसी को बीजेपी का माउथपीस बता दिया
और कह दिया कि ओवैसी को बीजेपी प्रमोट करती है और अपने फायदे के लिए प्रमोट करती है। इस देश के अंदर 20 करोड़ मुसलमानों की आबादी है। उनकी जहां लड़ते हैं वहां जमानत जब्त हो जाती है। उनको प्रमोट करने का काम भारत सरकार करती है, उनको प्रमोट करने का काम बीजेपी करती है। चूंकि जो अल्फाज वो बोलते हैं उससे बीजेपी को ताकत मिलती है। उनके भाई ने बोला था कि 15 मिनट में वो पता नहीं किस किस को खत्म कर देंगे इस देश के अंदर। क्या ये सेंसिबल लोग बोल सकते हैं? क्या ये सेंसिबल लीडरशिप हो सकती है? लेकिन उनके उस बयानात से बीजेपी को फायदा होता है। बीजेपी अपने वोट को इकट्ठा कर लेती है कि देखो एक मुसलमान नेता क्या बोल रहा है, तो वो सब कुछ करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। ओवैसी का नाम सुनकर हत्थे से उखड़ी कांग्रेस का यह भी कहना है कि हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा नेता है जो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलता और कौन सा ऐसा नेता है जो चीन के खिलाफ नहीं बोलता। लेकिन ओवैसी को इसीलिए दिखाया जाता है कि बीजेपी चाहती है। हिंदुस्तान का कौन सा मुसलमान लीडर है जो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलता? क्या सिर्फ ओवैसी बोलते हैं? कौन सा लीडर है जो चाइना के खिलाफ नहीं बोलता? क्या अकेले वो बोलते हैं? सब बोलते हैं, लेकिन सिर्फ उनको इसलिए दिखाया चाहता है कि बीजेपी उनको चाहती है कि उनके बोलने से बीजेपी को ताकत मिलती है। ओवैसी को लेकर कांग्रेस क्या सोचती है ये तो क्लियर हो गया, लेकिन ओवैसी का स्टैंड भी क्लियर है। देश के अंदर और देश के बाहर उनका शब्द और सोच का विन्यास बिल्कुल अलग है। ओवैसी का साफ कहना है कि उनके लिए देश बड़ा है और उन्होंने जो भी कहा, जो किया, वो देश के लिए किया और किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किया। क्या आप भी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं कि घर में हम दूसरी बात करेंगे, बाहर देश के बाहर देश की बात करेंगे? नहीं, घर में जब होंगे तो जमहूरियत है। हम बीजेपी की मुखालिफत करते आए और करते रहेंगे आखिरी दम तक। मगर हम क्यों गए? हम क्या बीजेपी के लिए गए? नहीं गए ना हम तो। क्या हम किसी नरेंद्र मोदी वजीर आजम के लिए गए? नहीं गए। हम भारत देश के लिए गए। भारत की आवाज को, भारत की तकलीफ को, भारत में जो लोग मारे जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान की कॉम्प्लिसिटी को दिखाने के लिए, पाकिस्तान को की सपोर्ट को दिखाने के लिए हम गए।